नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हो, इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। हिंदी का पेपर लेकर आया हूं आप लोगों को। हिंदी में उन सभी टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूं जो इस बार बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। हूबहू बोर्ड का पेपर लेकर आया हूं, तो वीडियो ध्यान से देखना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सारी जानकारी, सारा नॉलेज आपको देकर जाऊंगा, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा के जाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कलम के सिपाही, जो कलम का सिपाही आपने पढ़ी है कि जीवनी विधा के लेखक कौन है। तो कलम की सिपाही किसने लिखा था? मैंने ये क्वेश्चन 2 बार करवाया आपको और ये पेपर में आपको आएगा। तो अमृत राय जी कलम की सिपाही के लेखक हैं। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन कौन है? तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद ने और कौन कौन सी लिखी? कामायनी, कामायनी इन्हीं की लिखी है। ठीक है, जो कि फेमस है। और बहुत सी कृतियां हैं जिन्होंने जयशंकर मतलब कि जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो? तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक है हमारे, वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है। शुक्ल युग की कालावधि, मतलब काला अवधि कितनी मानी जाती है? तो शुक्ल युग की जो काला अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1919 से 1938 तक। ठीक है, 1919 से 1938 तक मानी जाती है। और ये भी क्वेश्चन 2 बार मैं कराया हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, 1 नंबर में आएगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के जो रचनाकार है हमारे, वो फणीश्वर नाथ रेणु जी है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ठीक है। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के कौन रचयिता हैं? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बढ़ते हैं। रीतकाल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो रीतकाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है। यामा किसकी रचना है? यामा जो है, यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की। और इनकी एक फेमस कृति है गिल्लू। आप लोगों ने पढ़ी होगी, हाई स्कूल में ही गिल्लू है, ये भी इन्हीं की है और काफी अच्छी। और ये एक ऐसी कवित्री है जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। एक जीवन परिचय याद कर लो, या तो गद्य में पूछ लिया जाएगा या तो पद्य में केवल रचनाएं बदलनी है। पद्य में पूछेगा तो पद्य की रचनाएं लिख देना, गद्य में पूछेगा तो गद्य की रचनाएं लिख देना। नहीं आता है तो कुछ भी लिख देना, इससे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? तो प्रगतिवादी युग के जो कवि है हमारे, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी। और ये जो कविताएं लिखते थे वो निराला कोड, इनका निराला कोड है। ठीक है। इनके कविताओं में निराला शब्द पाओगे, ये कोड है। जैसे बहुत से प्रभाकर कोई लिखता है, कोई राहुल तंकरात्यन, जैसे बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो उनकी कविताओं को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये लोग अपना रख लेते हैं कुछ ना कुछ, ये कविताएं कैसे लिखते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय। ठीक है, एक मिनट। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ठीक है, हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। 11 नंबर क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है हमारा, वो करुण रस का स्थायी भाव। किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। ठीक है। रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है? तो रूपक अलंकार, देखो उपमा का तो ये हो जाएगा, मुझे पता उपमा का कौन होगा। रूपक, जहां पे तुलना की, मतलब तुलना तो उपमा में की जाती है। रूप चरण कमल बंदो हर राई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? चरण कमल, रूपक मतलब इसमें एक रूप बताया गया। चरण कैसे हैं? चरण जैसे कमल के जैसे हैं। ठीक है, तो पीपर पात, ये तो उपमा का होगा। चरण कमल बंदो हरनाई, जनु मनु जानो मानो, ये अनुप्रास का मिल जाए। कनक कनक तो अनुप्रास का शब्द। ठीक है। सोरठा के प्रथम व तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती है। कितनी कितनी होती हैं? 11। ठीक है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग लगा। कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी। ठीक है, देख लो यहाँ से, मान यहाँ पे आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छी शब्द में का तद्भव रूप क्या है? अच्छी शब्द का तद्भव, यहाँ पे तद्भव पूछा गया, कभी कभी तत्सम रूप भी पूछ लिया जाता है। तो तद्भव तत्सम रूप के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने स्पेशल क्लासेस भी उसके लिए लेकर आया हूँ। अच्छ मतलब आंख होता है। ठीक है। यद्याप का संधिविच्छेद क्या होगा? तो यद्याप का जो संधिविच्छेद होगा हमारा, वो हो जाएगा यदि धन आपी। यदि धन आपी। ठीक है। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो नदी शब्द का पंचमी विभक्ति एक शब्द रूप जो हमारा, वो नदिया है। क्या है? नदिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। पठंत किस लकार का रूप है? तो पठंत जो है हमारा, वो लट लकार का रूप है। किसका रूप है? लट लकार का। ठीक है। हंसता रूप में हंस धातु का क्या है?
तो हसता रूप में जो हंस धातु है वो लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और द्विवचन है। ये चीजें याद कर लेना, ठीक है, पुरुष और वचन याद कर लेना, काफी आसानी होती, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों के खंडवा शुरू होगा। खंडवा आप लोगों का 50 अंक का आएगा और खंडवा भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराकर ही जाऊंगा, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है और ये चीजें आसानी से आपको बताते हुए चल रहा हूं। देखो पहला गद्यांश आपको मिलेगा, गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त होगा। वैकल्पिक क्वेश्चनों पर सीधे जो आ रहे हैं पहले उनको कर लीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उनको छोड़ दीजिए, हो सकता है कभी कभी पेपर में हिंट मिल जाता है एक दो क्वेश्चन के, ठीक है। वैकल्पिक में आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता है। जैसे कोई भी देश कोई अस्त्र शस्त्र बनाता है तो क्या करता है, दूसरे देश से लड़ने के लिए बनाता है, ठीक है, दूसरे देश से लड़ने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। कभी कभी युद्ध विकल्प नहीं होता है, कभी कभी मतलब होता क्या है, हमें अपनी रक्षा के लिए भी अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना होता है, ठीक है। इसलिए हम उस भावना को जागृत रखना है और उसे ऐसे आदेशों से अनुप्राणित करना है जो उस शक्ति को नियंत्रित कर सके और उसे भोग की भावना से हटाकर त्याग की भावना को प्रतिष्ठित कर सके, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर है और इसके लेखक कौन है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ रेखांकित अंश है क्या। पेपर जब बनाते हो तो उसमें रेखांकित अंश में भूल जाता हूँ हर बार, लेकिन इस बार मैं याद रखूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग समझते हैं, यहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं और चीजों को कर भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कह रहा है, तो इसमें सिंपली आप लोग समझ सकते हैं क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ। भारतीय संस्कृत चैप्टर का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं। तो कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि लेखक कहता है कि वर्तमान युग में विज्ञान ने मनुष्य को अपार शक्ति दी। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, चाहे अपना भारत देश हो या फिर कोई और देश हो, ठीक है, अपार शक्ति दी है। लेकिन इसका सही दिशा में प्रयोग करना जन कल्याण के लिए हुई होता है, मतलब सही प्रयोग करना आवश्यक है। शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के बजाय त्याग और जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ठीक है। शक्ति का देखो, हमने अपने देश में बहुत से शस्त्र बनाए लेकिन हमने उनका कभी दुरुपयोग नहीं किया। जब कोई भी देश किसी अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग किसी दूसरे देश को प्रताड़ित या प्रार्थना करने के लिए वो करता है, तब वो माना जाता है कि हाँ ये विज्ञान गलत है, बल्कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। लेखक के अनुसार विज्ञान की शक्ति का उपयोग किस प्रकार होना चाहिए, तो दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। सिंपली लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, जो जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक पद्यांश मिलेगा 6 नंबर का। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाई सौहदे, बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, ठीक है। करब बरन बेस है, कैसो कही रस अभिलाषी। तो ये इसका पद्यांश आधारित प्रश्न है और इसके मैं पहले सबसे आप लोगों को बता देता हूँ किस चैप्टर से लिया गया है। पद नामक चैप्टर है, आप लोगों ने देखा होगा, और जिसके लेखक कौन है, सूरदास जी है। सूरदास की कविताओं में आपको अट्रैक्ट मतलब कि मिल जाएगा थोड़ा हार्ड, मतलब कि यहाँ पर वो मिल जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ किसके लिखी हुई है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जो मधुकर कहीं समझाई सौदे, बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मतलब आप लोग जानते हैं जब यहाँ से माधव चले गए थे तब उन्होंने उद्धव को भेजा था। उद्धव को क्या भेजा था कि जाओ बता दो कि हम कब आएंगे, ठीक है। तो उसी पे है। तो क्या कह रही हैं गोपियां उद्धव से मजाक करते हुए पूछती हैं कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, निर्गुण कौन देश को वासी, मतलब तुम्हारा वो निर्गुण किस देश का वासी है, जो मतलब किस देश का वासी है, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहना, हमें सच सच बताओ। मधुकर कहीं समझाए बूझत साच नहासी, मतलब मुझे सच सच बताओ, तो हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हमें सच सच बताओ तुम्हारा निर्गुण किस देश का वास करने वाला है। और क्या कह रहा का को है जनक, उसका जनक कौन है उसकी माता, कौन है उसकी पत्नी और कौन है उसकी दासी। ये सारी चीजें पूछ रहा है, वो बताओ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। कैसे बरन भेष है, कैसो के ही रस में अभिलाषी। वो उद्धव से कह रहा है कि मुझे उस निर्गुण के बारे में बताओ, कौन है उसके माता, कौन उसके पिता, कौन उसकी पत्नी, कौन है वो किस देश का रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें वो कह रहा पूछ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आप लोग इससे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं, यहाँ से आप लोग संस्कृत गद्यांश आप लोगों को शुरू होगा, 5 अंक का संस्कृत गद्यांश आएगा। मानव जीवन संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजं मानव जीवनम संस्कृत महात्मन प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणास्य यान आचाराणां विचाराणां च आदेशेन तत्सर्व अस्माकं संस्कृति। ये कह रहा है। तो वाराणसी विद्या कला संस्कृत क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो सिंपली अनुवाद में सुन लो।
मैं अनुवाद आपको बता देता हूँ। मानव जीवन संस्कृत अस्माकं पूर्वज मानव जीवन संस्कृत महानतम प्रयत्नम कुर्वत। ठीक है, मानव जीवन का संवारना ही संस्कृत है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए, मतलब उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। अस्माकं जीवन संस्करणान आचरण विचारान, मतलब कि उनके पिता, मतलब कि उनके लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृत है। ठीक है, ये हो गया। अब एक ये आएगा अर्थ है, दूसरा आएगा संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश आएगा, इसको थोड़ा समझना। संस्कृत पद्यांश थोड़ा हार्ड आता है, थोड़ा कठिन भी आता है, उसको डेरिवेट मतलब उसको ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर हो जाएगा। जैसे किस्विदम गुरुतरे भूमि, किस्विदम दखात, किंचविद शीघ्रतर वातात, किस्विद बहुतर तृणात। तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी से अधिक भारी क्या है, आकाश से अधिक ऊंचा क्या है, वायु से अधिक तीव्र क्या है, और तिनके से अधिक कमजोर क्या है। तो देखो, आप जानते हैं जब ये सभी जल पीने गए थे तो सभी को यक्ष ने मार दिया था, केवल कौन बचा था? युधिष्ठिर बचा था। और युधिष्ठिर को ये कहा गया था कि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे दोगे तो, और गलत दिए तो तुम भी मार दिया जाओगे, अगर तुम दे दोगे तो मैं तुम्हारे मतलब प्रसन्न हो गए थे। बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन क्या किया था कि पृथ्वी से अधिक भारी कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, वायु से अधिक तीव्र कौन है, और तिनके से अधिक कमजोर कौन है। तो उत्तर क्या होता है? माता पिता, मन और चिंता। माता पिता, मन और चिंता, ये इसका क्वेश्चन था। जीवन परिचय आएगा आप लोगों को। लेखक 5 अंक क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ही देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। या तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तैयार कर लीजिए या जयशंकर प्रसाद को। बोनस पॉइंट में आप लोग महादेवी वर्मा याद कर लीजिएगा, क्योंकि महादेवी वर्मा दोनों में से किसी एक में पूछी जा सकती है। उसके बाद कवियत्री में गोस्वामी तुलसीदास और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। कंठस्थ श्लोक 2 नंबर का आएगा, तो कंठस्थ श्लोक आप लोग कोई जो याद किए हो वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, तो वाराणसी विद्या कला संस्कृत क्षेत्र प्रसिद्ध। गीताया का संदेशा, तो चंद मतलब गीताया क्या संदेश देता है? कथन वाराणसी मरणम मंगलम भवती, चंद्रशेखर स्वनाम कथा। तो ये सारी चीजें हैं, सो आपको तैयार करनी है, चीजों को अच्छे समझना है। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को एक दिशा देना। जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रश्न बताऊं वही 100% है, पर उम्मीद यही रहती है कि अनुभव कहता है कि पेपर्स में इसी से आता है। ठीक है, निम्न लेखक 9 अंक का आएगा। छात्र और अनुशासन, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या, भारतीय किसान का जीवन, पुस्तकालय के लाभ। ये सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोगों को करने होंगे और एक किसी एक पे निबंध लिखना होगा। 9 नंबर का आएगा, तो टाइम बहुत ले रहा, 20 से 25 मिनट भी ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि पेपर बहुत जल्द हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आशा उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आपसे इसी तरह कंटेंट बनाए रखूंगा, चीजों को पूछते रहूंगा, चीजों को बताते रहूंगा। आगे भी बहुत सी क्लासेस आनी है, क्लासेस की संख्या भी फरवरी में मैं बढ़ा दूंगा। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को किस तरह की क्लासेस और चाहिए। ठीक, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।